Welcome friends. In chapter number 2 standard 11, today we are discussing about dimensional analysis method. Friends, अगर हमको डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ना है, सबसे पहले मेरे माइंड में क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इट मीन बाय डायमेंशनल एनालिसिस। तो देखो फ्रेंड्स, डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब ये होता है, डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि अ मेथड टू सॉल्व different kinds of problems of physics with help of dimensional formula or dimensional equation is called as dimensional analysis. फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान से समझो, यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट 25 जितनी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्टेन किए। ये जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला हमने ऑब्टेन किए हैं, ये डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशनल इक्वेशन का यूज करके फिजिक्स के अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जो मेथड है, अप्रोच है, दिस अप्रोच इज सेड टू बी डायमेंशनल एनालिसिस। यहां पर हम डायमेंशनल एनालिसिस की 3 बेसिक एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन है, वन कैन चेक करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन। अगर हमको कोई भी इक्वेशन दिया है तो वो इक्वेशन फिजिकली राइट है कि रॉन्ग है, वो अगर आपको चेक करना है तो आप डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से कर सकते हो। दूसरा, वी कैन ऑब्टेन रिलेशन ऑफ different physical quantities, different relation of units of different units of same physical quantity। देखो, इसका मतलब क्या है, आप सबको पता है कि वर्क का एसआई यूनिट जूल है और वर्क का सीजीएस यूनिट अर्ग है। तो जूल और अर्ग के बीच में, मतलब बड़े और छोटे यूनिट्स के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये रिलेशन अगर आपको ऑब्टेन करना है तो भी आप डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से कर सकते हो। और तीसरी एप्लीकेशन है, वी कैन ऑब्टेन रिलेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विथ अदर क्वांटिटीज। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिसका यूज हम करेंगे। इन शॉर्ट, डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब होता है अ मेथड और अप्रोच टू सॉल्व डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स विथ हेल्प ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन और डायमेंशनल फॉर्मूला इज कॉल्ड एज डायमेंशनल एनालिसिस। यहां पर हम डायमेंशनल एनालिसिस की बेसिक 3 एप्लीकेशन हमको पढ़नी है। फर्स्ट वन इज सेड टू बी वन कैन चेक करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशन। Second one is we can obtain relation of units of same physical quantity of different unit systems. And third one is we can obtain relation of any physical quantity with other physical quantities. देखो बेटा, यहाँ पर मैं सबसे पहले तो थर्ड एप्लीकेशन सिखाने जा रहा हूँ। थर्ड एप्लीकेशन क्या है? थर्ड एप्लीकेशन है कि अगर हमको कोई एक फिजिकल क्वांटिटी का दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के साथ रिलेशन चाहिए, इक्वेशन चाहिए, तो आप इक्वेशन डेवलप कर सकते हो। मतलब आप वन काइंड ऑफ साइंटिस्ट की तरह काम कर सकते हो। जैसे मेरी बात यहाँ पर ध्यान से समझने के लिए ट्राई करना। हम सबको पता है सबसे पहले तो पेंडुलम क्या होता है। तो देखो बेटा,
हम सबको पता है कि अगर मैं कोई रिजिड सपोर्ट से, कंसीडर करो कि ये रिजिड सपोर्ट है, ये रिजिड सपोर्ट से एक मासलेस स्ट्रिंग के थ्रू एक रिजिड बॉब या रिजिड स्फीयर को अगर मैं सस्पेंड कर देता हूं और अगर ये सिस्टम को हल्का सा धक्का देता हूं तो ऑब्वियस है कि ये पेंडुलम का सिस्टम यहां पर ऑसिलेट करेगा, ये पेंडुलम का सिस्टम यहां पर ऑसिलेट करेगा। यहां पर ऑसिलेशन करते वक्त एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम को पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम। पीरियोडिक टाइम का मतलब होता है टाइम टेकन बाय सिंपल पेंडुलम टू कंप्लीट इट्स वन ऑसिलेशन इज सेड टू बी its periodic time. Again I would like to repeat, the time taken by pendulum to complete its one oscillation is said to be periodic time of simple pendulum. Friends, ये सिंपल पेंडुलम के पीरियोडिक टाइम का इक्वेशन क्या होगा वो मुझे ऑब्टेन करना है विथ हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस मेथड। एप्लीकेशन नंबर 3 है, देखो एप्लीकेशन नंबर 3 पहले पढ़ा रहा हूं। यहां पर मुझे सबसे पहले तो सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन लिखता हूं। इफ एनी मासिव बॉब इज सस्पेंडेड बाय एनी रिजिड सपोर्ट through massless string in any vertical plane in such a way that it can oscillate, then such arrangement is said to be is called as simple pendulum। अब बेटा मेरी बात यहां पर ध्यान से समझो। यहां पर सिंपल पेंडुलम से एसोसिएटेड फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या हो सकती है? तो सिंपल पेंडुलम से एसोसिएटेड क्वांटिटीज में एक तो होता है उसकी लेंथ ऑफ पेंडुलम, फिर मास ऑफ बॉब, तीसरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और उसका एंगल थीटा। इन शॉर्ट पेंडुलम से एसोसिएटेड हमारे पास 4 फिजिकल क्वांटिटीज है। एक है मास, लेंथ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल थीटा। तो यहां पर मैं ऐसा इमेजिन कर लेता हूं ये एक्चुअली जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको अगर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस दिए होंगे तो क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त ये जो डेटा मैं लिख रहा हूं वो आपको एज अ क्वेश्चन ऑलरेडी दे दिया होगा। देखो यहां पर ध्यान से समझो, क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगा? क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया होगा कि सपोज पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम, time of simple pendulum is dependent on periodic time को कैपिटल T से रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोज पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डिपेंड ऑन 4 फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज, सपोज इट इज डिपेंडेंट ऑन मास ऑफ द पेंडुलम m, दूसरा लेंथ ऑफ द पेंडुलम L, सपोज इट इज डिपेंडेंट ऑन एंगल थीटा, एंड फोर्थ सपोज इट इज डिपेंडेंट ऑन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल g।
यहां पर मैं ऐसा इमेजिन कर रहा हूं कि पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम, उसका इक्वेशन मुझे ऑब्टेन करना है। क्या है मुझे पता नहीं है, बट ऑब्टेन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऐसा इमेजिन कर रहा हूं कि सपोज पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डिपेंडेंट ऑन 4 फैक्टर्स। वन इज मास, सेकंड इज लेंथ, थर्ड इज एंगल एंड फोर्थ इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो जब आपको ऐसा डेटा दिया है तो आपको सबसे पहले इमेजिन कर लेना है कि t इज प्रोपोर्शनल टू m रेज टू a। ऐसा आपको हर एक क्वेश्चन में इमेजिन कर लेना है कि t इज प्रोपोर्शनल टू जितनी भी क्वांटिटीज दी है, मास रेज टू a, t इज प्रोपोर्शनल टू l रेज टू b, t इज प्रोपोर्शनल टू थीटा रेज टू c एंड t इज प्रोपोर्शनल टू g रेज टू d। अगर इन सब को मैं कंबाइन करके लिखता हूं तो कंबाइन करके लिखेंगे तो t इज प्रोपोर्शनल टू मास रेज टू a, लेंथ रेज टू b, थीटा रेज टू c एंड g रेज टू d। अगर यहां पर प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाना है तो ऑब्वियस है कि कोई ना कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो t इक्वल टू k m रेज टू a, l रेज टू b, थीटा रेज टू c एंड g रेज टू d। यहां पर फ्रेंड्स k क्या है, तो here k is said to be, here k is called known as, k is said to be proportionality constant, k is said to be proportionality constant। अगर k proportionality constant है, अगर k proportionality constant है तो उसका कोई यूनिट एंड डायमेंशन नहीं होता है। चलो यहां पर अगर k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, अब मेरी बात ध्यान से समझो, अगर ये इक्वेशन राइट है तो दोनों तरफ के डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल होने चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इससे उल्टा भी बोल सकते हो कि अगर दोनों तरफ के डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल है तो ये इक्वेशन राइट होगा। तो यहां पर अगर दोनों साइड डायमेंशनल फॉर्मूला मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, if we substitute डायमेंशनल इक्वेशन ऑन बोथ साइड, हमने जो डायमेंशनल इक्वेशन पढ़े वो यहां पर मैं सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं। बेटा लेफ्ट हैंड साइड पर t पीरियोडिक टाइम है एंड टाइम मतलब टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l0 t1। मैंने जो प्रीवियस वीडियोस में डायमेंशनल फॉर्मूला करवाए हैं वो डायमेंशनल फॉर्मूला को आप अपनी नजर के सामने रख के ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। t मतलब पीरियोडिक टाइम और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m0 l0 t1। k एक कांस्टेंट है और जब भी हम डायमेंशनल एनालिसिस मेथड को फॉलो करेंगे तब जो भी कांस्टेंट होगा वो कांस्टेंट को आप यूनिट एंड डायमेंशन लेस कंसीडर करके निकाल सकते हो। मास रेज टू a, तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 l0 t0 रेज टू a। लेंथ रेज टू b मतलब m0 l1 t0 रेज टू b। थीटा मतलब एंगल, एंगल आप सबको पता है 60 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, ऐसा कुछ ना कुछ एंगल होता है और एंगल का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए आप उसको निकाल भी सकते हो या विदाउट डायमेंशन उसको आप m0 l0 t0 रेज टू c भी लिख सकते हो। जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता या जो डायमेंशन लेस है उसको आप m0 l0 t0 से रिप्रेजेंट कर सकते हो। एंड g रेज टू d, यहाँ पर g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इसलिए m0 l1 t-2 रेज टू d। चलो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो m रेज टू 0 l रेज टू 0 t रेज टू 1 इक्वल टू मास रेज टू 1 इंटू a मतलब a, लेंथ रेज टू 0 इंटू a मतलब 0, टाइम रेज टू 0 इंटू a मतलब 0। यहां पर मास रेज टू 0, लेंथ रेज टू b, टाइम रेज टू 0। यहां पर तो निकल गया क्योंकि सबका पावर 0 होगा और अल्टीमेटली यहां पर मास रेज टू 0, लेंथ रेज टू d, टाइम रेज टू -2d। m0 l0 t1 इक्वल टू मास रेज टू a, लेंथ रेज टू b प्लस d एंड टाइम रेज टू -2d। अगर ये इक्वेशन राइट है
तो मैं दोनों तरफ के पावर्स को कंपेयर कर सकता हूं, और अगर मैं दोनों तरफ पावर को कंपेयर करता हूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, A इक्वल टू 0। देखो यहां पर मास का पावर A है, यहां पर मास का पावर 0 है, तो A इक्वल टू 0, B प्लस D इक्वल टू 0 एंड माइनस 2D इक्वल टू 1, तो D इक्वल टू माइनस 1/2, D इक्वल टू माइनस 1/2 and B equal to minus D, so B equal to minus of minus 1/2, तो अल्टीमेटली इट विल बिकम प्लस 1/2। तो यहां पर A की वैल्यू 0 आई, B की वैल्यू प्लस 1/2 आई और D की वैल्यू माइनस 1/2 है। इसका मतलब ये वैल्यूज अगर T के फॉर्मूला में डाल दिया जाए तो T इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K, मास रेस टू A मतलब मास रेस टू 0, मतलब उसको निकाल सकते हो, लेंथ रेस टू B मतलब 1/2, थीटा रेस टू C, थीटा भी कांस्टेंट था इसलिए उसको मैंने निकाल दिया, G रेस टू D, G रेस टू D मतलब माइनस 1/2, तो T इक्वल टू कांस्टेंट K, L रेस टू 1/2 अपॉन G रेस टू 1/2, तो T इक्वल टू K कांस्टेंट अंडर रूट L बाई G, ये फॉर्मूला मिलता है। एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम। फ्रेंड्स, आप इस तरीके से सिंपल पेंडुलम का पीरियोडिक टाइम का इक्वेशन डायमेंशनली ऑब्टेन कर सकते हो। देखो जरा भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपको यहां तक का जो डेटा है ये डेटा आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होगा, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किसके किसके ऊपर डिपेंडेंट है वो डेटा आपको ऑलरेडी दे दिया गया होगा क्वेश्चन में, बाकी का आगे से काम आपको करना होता है। तो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस मेथड। डायमेंशनल एनालिसिस मेथड की थर्ड एप्लीकेशन मैंने आपको यहां पर पढ़ाई। थर्ड एप्लीकेशन के बाद मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं फर्स्ट एप्लीकेशन। आप यहां पर स्क्रीनशॉट लेकर के ये एप्लीकेशन को अपने मोबाइल के अंदर स्टोर भी कर सकते हो। एक्चुअली ये आपको इलस्ट्रेशंस में एक सॉल्व्ड क्वेश्चन भी मिलेगा जो यही है कि आपको डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प लेकर इसी सिंपल पेंडुलम के पीरियोडिक टाइम का इक्वेशन ऑब्टेन करना है। 4 मार्क के लिए ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में या स्कूल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, इससे आगे हम बढ़ते हैं और एप्लीकेशन नंबर 1 का यहाँ पर स्टडी करते हैं। एप्लीकेशन 1 क्या है? तो एप्लीकेशन 1 है वी कैन चेक करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशन विथ हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस मेथड। आप डायमेंशनल एनालिसिस मेथड की हेल्प लेकर कोई भी इक्वेशन आपको अगर दिया है तो वो इक्वेशन राइट है कि रॉन्ग है वो अगर चेक करना है तो कर सकते हैं। कैसे करते हैं यहां पर ध्यान से समझेंगे। फ्रेंड्स, एप्लीकेशन नंबर 1, मैंने आपको थर्ड एप्लीकेशन पढ़ाई। अब एप्लीकेशन नंबर 1 का मतलब है वी कैन चेक करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशन। फ्रेंड्स, वी कैन चेक करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशन का मतलब जैसे अगर मुझे कोई इक्वेशन दिया है, मुझे इक्वेशन दिया है कि भाई F इक्वल टू MAD अपॉन T, इक्वेशन दिया है F इक्वल टू MAD अपॉन T वेर F इक्वल टू फोर्स, M इक्वल टू मास, A इक्वल टू एक्सेलरेशन, A इक्वल टू एक्सेलरेशन, D इक्वल टू डिस्टेंस एंड T इक्वल टू टाइम। ऐसे मुझे अलग अलग क्वांटिटी के जब आपको क्वेश्चन पूछेंगे चेक करेक्टनेस वाला तो उसमें आपको इस तरीके से क्वेश्चन के डेटा में क्लियरली बोला होगा कि कौन सी क्वांटिटी का नाम क्या है। चलो यहाँ पर मुझे चेक करना है कि ये इक्वेशन राइट है कि रॉन्ग है। अभी मैंने डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन नंबर 3 में ऐसा पढ़ाया, एप्लीकेशन नंबर 3 में ऐसा पढ़ाया, कैसा पढ़ाया कि थर्ड एप्लीकेशन में मैंने आपको बताया कि अगर आप इक्वेशन राइट है
तो दोनों तरफ का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल होगा, आप कंपेयर कर सकते हो। तो सेम वे यहां पर उल्टा काम करेंगे, यहां पर उल्टा सोचेंगे कि अगर यहां पर दोनों तरफ का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल निकलता है, सेम निकलता है, तब जाकर के ये इक्वेशन राइट बनता है, नहीं तो ये इक्वेशन रॉन्ग होगा। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब F, F मतलब फोर्स, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ फोर्स इज m1l1t-2, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज m1l1t-2। चलो अब राइट हैंड साइड पर डिस्कस करते हैं। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू मास एक्सेलरेशन डिस्टेंस अपॉन टाइम। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला हम सबको पता है, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला हमको पता है m1l0t0। एक्सेलरेशन मींस डायमेंशनल फॉर्मूला इज m0l1t-2। डिस्टेंस मींस m0l1t0 अपॉन टाइम। You very well know that time means m0l0t1। फ्रेंड्स अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला याद नहीं है तो आप डायमेंशनल एनालिसिस की ये मेथड को अच्छे से नहीं सीख पाओगे। आपको कंपलसरी सारे डायमेंशनल फॉर्मूला अच्छे से याद होने चाहिए। मास रेस टू 1 0 0, तो मास रेस टू 1, लेंथ रेस टू 0 1 1 मतलब 2, टाइम रेस टू 0 -2 0 मतलब -2, डिवाइडेड बाय m0l0t1। तो अल्टीमेटली यहां पर m1l2 t रेस टू -2 -1 मतलब -3। तो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड साइड टर्म। क्या लेफ्ट हैंड साइड की टर्म और राइट हैंड साइड की टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल है? तो यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल नहीं है। LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला आता है m1l1t-2 और RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला आता है m1l2t-3। दोनों डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल नहीं है। तो हियर LHS is not equal to RHS, and due to which you can say that this equation is not correct. This equation is incorrect या not correct. This equation is incorrect. तो इस तरीके से आपको जो भी इक्वेशंस दी है उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशनल फॉर्मूला को सब्स्टिट्यूट करो, सिंप्लीफाई करो। दोनों तरफ के डायमेंशनल फॉर्मूला अगर सेम निकलते हैं, अगर उनका सॉल्यूशन सेम आता है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, तो वो इक्वेशन करेक्ट हो सकता है। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस करता हूं फ्रेंड्स, यहां पर ध्यान से समझना। जैसे अगर मुझे कोई इक्वेशन दिया है d = v0t + ½ at²। फ्रेंड्स यहां पर ध्यान से समझो, इक्वेशन दिया है d = v0t + ½ at²। और यहां पर d क्या है, तो फ्रेंड्स यहां पर d डिस्टेंस है, v0 क्या है, इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी है। t क्या है, टाइम है। a एक्सेलरेशन है, a एक्सेलरेशन है और t ऑलरेडी टाइम है। तो हमको क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि इसका डायमेंशनल एनालिसिस करके चेक करो कि वेदर दिस इक्वेशन राइट और रॉन्ग। देखो बेटा, ये मेथड को यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं। बेटा माइंड वेल, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इज ओनली पॉसिबल बिटवीन द क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट एंड सेम डायमेंशन। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं। क्या किलोग्राम में मैं मीटर ऐड कर सकता हूं? क्या 10 किलोग्राम तेल में से मैं 2 सेकंड सब्सट्रैक्ट कर सकता हूं? नहीं। 10 किलोग्राम तेल में से 5 किलोग्राम तेल सब्सट्रैक्ट हो सकता है या 5 किलोग्राम पानी ऐड हो सकता है। इन शॉर्ट, किलोग्राम में किलोग्राम ही ऐड हो सकता है, लीटर में से लीटर ही सब्सट्रैक्ट हो सकता है।
In short, unit and dimension is only possible between the quantities having same unit and same dimension. दूसरी बात, अगर मैं केजी में केजी ऐड करूंगा तो इसका जो आंसर आएगा वो भी केजी में ही होगा. समझ में आ रहा है? मीटर पर सेकंड में अगर मैं मीटर पर सेकंड सब्सट्रैक्ट करूंगा तो आंसर मीटर पर सेकंड में ही आएगा. मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है बट यूनिट तो वही का वही रहता है. तो सेम वे यहां पर चेक करेंगे. देखो डी क्या है? डिस्टेंस है. तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज, डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l1 t0, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल के अभी साइड में छोड़ देता हूं. चलो RHS चेक करते हैं. तो RHS इक्वल टू v0t प्लस हाफ at स्क्वायर. v0 मतलब इनिशियल वेलोसिटी, बट वेलोसिटी मींस m0 l1 t माइनस 1. टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l0 t1 प्लस हाफ इज सिंपली नंबर. और याद रखो कि कोई भी इक्वेशन में अगर कोई नंबर आता है, कांस्टेंट नंबर, तो हम उसका डायमेंशनल फॉर्मूला रखेंगे ही नहीं, उसको लात मार के निकाल देंगे. m0 l0 t0 बोल सकते हो. a t स्क्वायर में a एक्सेलरेशन है, मतलब m0 l1 t माइनस 2, और टाइम का स्क्वायर मतलब m0 l0 t2. यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे तो मास रेस टू 0, लेंथ रेस टू 1 प्लस 0 मतलब 1, टाइम रेस टू माइनस 1 प्लस 1 0, प्लस मास रेस टू 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, टाइम रेस टू माइनस 2 प्लस 2 0. m0 l1 t0 प्लस m0 l1 t0. l1 मतलब मीटर, l1 मतलब मीटर, मीटर में मीटर ऐड करोगे तो आंसर मीटर में ही आएगा. इसका मतलब m0 l1 t0 प्लस m0 l1 t0 मतलब 2m0 l1 t0 नहीं, m0 l1 t0, क्योंकि मीटर प्लस मीटर करने से मैग्नीट्यूड भले चेंज हो जाता है बट यूनिट तो मीटर का मीटर में ही रहता है. And according to that description, we can say that m0 l1 t0 plus m0 l1 t0. तो उसका आंसर आया m0 l1 t0. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है. अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल है, अगर दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल है, तो वी कैन से दैट this equation is dimensionally correct. This equation is dimensionally correct. और कोई मेथड से अगर ये गलत हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हमने डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से चेक किया तो डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से ये ट्रू आता है. सो दिस इज द फंडामेंटल बेसिक 2 एप्लीकेशंस. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट थर्ड एप्लीकेशन, देन वी विल प्रोसीड फॉर, यहां पर मैं डिस्कशन करके आगे बढ़ता हूं. थैंक यू वेरी मच.